लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल एंड सिंप्लेक्स मेथड्स। इसमें मैंने बेसिक थ्योरी आपको पहले बताई थी पिछले लेक्चर में। अभी हम इसके एग्जांपल्स लेंगे। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, जैसे स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, एक तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी या मिनिमाइजेशन फॉर्म होगी। तो उसकी जो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज़ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, उसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे हमने एक सिंप्लेक्स मेथड से मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3, ये एक प्रॉब्लम है, ये ऑब्जेक्ट फंक्शन है और इसके साथ में ये कंस्टेंट्स हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट फंक्शन है और ये तीन इसके साथ कंस्टेंट्स हैं, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 8, 2x2 प्लस 5x3। तो इनको हमें सिंप्लेक्स मेथड से हमें सॉल्व करना है। अब सबसे पहले कि दिस प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड टू कैनोनिकल फॉर्म बाय एडिंग स्लैक, सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल एज एन अप्रोप्रिएट। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि लेस देन इक्वल टू है तो हमें स्लैक वेरिएबल ऐड करना होता है, जहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हमें सरप्लस वेरिएबल हमें ऐड करना होता है, और जहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल आता है, जहाँ पे भी हमारे पास इक्वलिटी साइन आती है, तो हमें कैनोनिकल फॉर्म यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल हमें ऐड करने होते हैं। चूँकि कंस्टेंट 1 लेस देन इक्वल टू टाइप की है तो हमने S1 सेलेक्ट वेरिएबल लिया, कंस्टेंट 2 लेस देन इक्वल टू टाइप की है तो हमने S2 सेलेक्ट वेरिएबल ले लिया, कंस्टेंट 3 फिर अगेन वैसे ही है तो हमने S3 सेलेक्ट वेरिएबल ले लिया। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट फंक्शन की वैल्यू ऑब्जेक्ट फंक्शन की वैल्यू क्या हुई, 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 प्लस 0s1। यहाँ पे हमने जितने भी स्लैक वेरिएबल्स हैं उन सब का वेटेज हमने यहाँ पे 0 0 0 दिया है। सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस S1 इक्वल टू 8, यहाँ पे हमने S1 ले लिया, यहाँ हमने S2 ले लिया, यहाँ हमने S3 ले लिया। तो यहाँ पे x1 x2 से लेकर के S1 S2 3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। यहाँ पे बेसिस लिखा हमने, यहाँ पे कॉस्ट वेक्टर इसकी बेसिस के वेक्टर्स की, यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू, और एक्स बी हैं x1 x2 से x1 x2 x3 S1 S2 S3। और यहाँ पे हमने कॉस्ट लिखी ऑब्जेक्ट फंक्शन में। ऑब्जेक्ट फंक्शन में x1 की कॉस्ट 3, x2 की कॉस्ट 5, x3 की कॉस्ट 4, S1 की 0, S2 की 0 और S3 की 0। अब क्योंकि S1 इन पूरी की पूरी हमने कंस्टेंट्स को, जो हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म बनी, ये यहाँ पे जो कैनोनिकल फॉर्म बनी है ये वाली, इसको हमने यहाँ पे पूरा लिख लिया यहाँ पे ये वाला। तो ये देखिए 2 3 1 0, क्योंकि x3 पे 0 है, 1 0 0, इसी तरह से 0 2 5 0 1 0, 3 2 4 0 0 1। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब बेसिस में, क्योंकि बेसिस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है यहाँ पर। तो S1 में 1, S2 बेसिस में, S3 बेसिस में, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से आ रही है। Z इक्वल टू 0, अब ZJ की वैल्यू 0 0 0 यहाँ पे, और CJ माइनस ZJ, यानी ZJ की वैल्यू, ZJ क्या थी, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, सॉरी ये वाला, दिस मल्टीप्लाइड बाई ये मल्टीप्लाइड बाई ये, और फिर उनका समीशन, यानी कि हमारे पास क्या था, CB इंटू XI, यानी कि ये समीशन CB इंटू XI। तो ये हमारे पास ZJ था, और CJ माइनस ZJ, तो इसमें से इस वैल्यू में से इस वाली वैल्यू में से ये वैल्यू घटा दें। तो 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 0 4, 0 0 0 आ गया। अब हम देखते हैं सबसे बड़ा मोस्ट पॉजिटिव है 5। तो ये हमारे पास एंटरिंग वेक्टर होगा, तो ये हमारे पास ये एंटरिंग वेक्टर हो गया। अब डिपार्टिंग वेक्टर कौन सा होगा, तो हम क्या करते हैं, XB अपॉन x2, यानी कि x2 के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम डिवाइड कर करके देखते हैं। तो 8/3 यानी 2.67, 10/2 5, 15/2 7.5। तो 2.67 इज़ द लीस्ट, ये सबसे कम है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली जो चीज़ है, दिस इज़ द की एलिमेंट, ये हमारे पास की एलिमेंट होगा। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा S1 इसमें यानी x2 तो एंटर करेगा, और S1 डिपार्ट कर जाएगा, यानी कि S1 हट जाएगा और x2 यहाँ पे एंटर करेगा। अब हम इस टेबल को फिर से अपडेट करते हैं। यहाँ पे अपडेट करने पर पॉजिटिव, यहाँ पे वो लिखा हुआ है पॉजिटिव मैक्सिमम, ये 5 है, और कॉलम इंडेक्स 2 में, तो एंटरिंग वैल्यूबल x2 हो जाएगा। मिनिमम रेशियो 2.67 है इंडेक्स 1 में, तो लीविंग वेक्टर S1 हो जाएगा।
पिवोट एलिमेंट यानी की एलिमेंट 3 हो जाएगा। अब एंटर कर रहा है x2, डिपार्ट कर रहा है s1 और की एलिमेंट है 3। अब हम अपडेट करेंगे रो 1 को, जिस रो को एंटर कर रहा है, यानी पूरी रो 1 को, पुरानी वाली को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी की एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। तो नया वेरिएबल आ गया, x2 आ गया, यहाँ हमने डिवाइड 5 इसकी x2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, जो यहाँ पे कॉस्ट ऑब्जेक्ट फंक्शन की, इसको हमने पूरे को 3 से डिवाइड कर दिया, यानी 8/3, 2/3, 1 0 1/3 0 0। अब रो 2 को हमने अपडेट करना है, तो रो 2 जो बनेगी R2 ओल्ड, यानी कि हम क्या करेंगे, जो की एलिमेंट है इस वाली में, की एलिमेंट है उससे जस्ट नीचे की एलिमेंट से जस्ट नीचे 2, तो 2 को हम नई वाली रो से, जो अपडेटेड रो है हमारे पास ये वाली रो है, इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और करस्पॉन्डिंग पुरानी वाली S2 यानी कि ये रो 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, यानी कि R2 न्यू इक्वल टू R2 ओल्ड माइनस 2R1, क्योंकि उसके नीचे 2 है, 2R1 न्यू। इसको करते जाएं हम, तो हमारे पास 0, क्योंकि S2 हमारे पास वही बेसिस में है, S3 भी हमारे पास बेसिस में है, तो ये 14/3, यानी हमारे पास हमने क्या किया है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8/3 यानी कि 16/3, और किस में से घटा दिया हमने, 10 में से हमने घटा दिया, तो हमारे पास 14/3। इसी तरह से -4/3, 0 5 -2/3 1 5 0। इसी तरह से हमने रो 3 को अपडेट किया। रो 3 को अपडेट करने के लिए हमारे पास रो 3 न्यू इक्वल टू रो 3 ओल्ड, यानी कि पुरानी वाली रो 3 ओल्ड -2R1, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 है, ये 2 है यहाँ पे, 2 × R1, तो 2 × R1। तो इसी तरह से हम अपडेट करेंगे, तो दिस विल बी 29/3, 5/3 0 4 -2/3 0 1। अब z इक्वल टू, z की वैल्यू कितनी आई, 40/3, यानी कि 5 गुणा 8/3, तो 40/3 प्लस 0 × 40/3 प्लस 0 × 29/3, और z की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 16/9 माइनस 56/9 प्लस 29 × 5/9, इन सबको जोड़ दिया तो 10/3। Cj माइनस जेड क्या आ गया, यानी कि आपके पास 3 - 10/3, तो -1/3। इसी तरह से ये 0, इसी तरह से ये 4 -5/3 0, और ये 0 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा मोस्ट पॉजिटिव इज़ 4, सो एंटरिंग वेक्टर दिस x3 विल एंटर, x3 तो एंटर कर जाएगा। अब इसमें से डिपार्ट कौन सा करेगा, डिपार्ट करने के लिए की एलिमेंट के लिए एक तो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो और 0 नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव में हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 5 और 4। तो हम क्या करेंगे, 14/3 यानी XB अपॉन x3, 14/3 डिवाइडेड 5 यानी 0.93, 29/3 डिवाइडेड बाई 4 यानी 2.42, तो दिस इज़ द मिनिमम। तो मिनिमम ये है, इसका मतलब ये हमारे डिपार्ट कर जाएगा, एंड तो ये x3 एंटर करेगा और S2 हट जाएगा यहाँ से, और ये हमने की एलिमेंट हमारा 5 है, यहाँ पे 0.93 लीस्ट है, सो लिविंग वेक्टर इज़ S2, पिवोट एलिमेंट 5, तो एंटरिंग वेक्टर x3, डिपार्टिंग वेक्टर x2, और की एलिमेंट इज़ 5। अब क्योंकि ये R2 में, जिस रो में हमें अपडेट हो रहा है, ये R2 में अपडेट हो रहा है, तो R2 को अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि पूरी रो को हम की एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो की एलिमेंट से हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे अब नया बेसिस वेक्टर आ गया x3, नया इसकी कॉस्ट आ गई 4, जो यहाँ पे 4 है ये वाली, और पूरे को हमने की एलिमेंट, यानी की एलिमेंट हमारे पास 5 से हमें डिवाइड कर दिया, तो 14/3 को 5 से डिवाइड किया, तो 14/15 -4/15 0 1 -2/15 1/5 0 ये। अब हमें अपडेट करना है ऊपर वाले को, तो हम क्या करते हैं, की एलिमेंट से जस्ट ऊपर, की एलिमेंट था हमारे 5 से ऊपर है 0 को हम नई वाली अपडेटेड रो से, जो अपडेटेड रो ये है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और पुरानी वाली रो में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि R2 न्यू इक्वल टू R2 ओल्ड डिवाइडेड बाई R1 न्यू इक्वल टू R1 ओल्ड, क्योंकि 0 का कोई सेंस नहीं है, तो 0 का सेंस नहीं है, तो पूरी रो योग्य आ गई ये वाली पूरी। अब R2 न्यू ये वाली के लिए, तो हमारे पास जस्ट 5 से नीचे था
5 से नीचे है 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई पूरी ये वाली रो, ये पूरी रो, ठीक है। और अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पुरानी वाली S3 में, रो 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 89/15, 41/15, 0 0 -2/15 -4/15 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आई। हम Z कितनी आई वैल्यू, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई ये, यानी 4 गुणा 14/15, 5 गुणा 8/3 प्लस 0 गुणा 89/15, इन सबको हम जोड़ दें तो दिस कम्स आउट एज 256/15। इसी तरह से हम ये सारी की सारी ZJ की वैल्यू निकालते हैं। अब CJ माइनस ZJ निकाल लें, यानी कि दिस 3 माइनस 41/15, 5 माइनस 5, 4 माइनस 4, 0 माइनस 17/15, 0 माइनस 4/5, 0 माइनस 0। तो मोस्ट पॉजिटिव आया 11/15। ये 0 0 आ गया, ये नेगेटिव है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो मोस्ट पॉजिटिव आया ये 11/15। इसका मतलब ये हमारे पास एंटरिंग वेक्टर होगा। और डिपार्ट क्या करेगा, अब डिपार्ट में से हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, इसमें से या तो ये हो सकता है और या ये हो सकता है। तो हम 8/3 डिवाइडेड बाई 2/3, तो ये 4 आ जाता है। इस तरह 89/15 डिवाइडेड बाई 41/15, दैट कम्स आउट एज 2.17। तो 2.17 मिनिमम है। इसका मतलब ये वाला वेक्टर S3 विल डिपार्ट, S3 चला जाएगा और X1 एंटर कर जाएगा। तो हमारे पास 41/15 की एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें बिल्कुल वही सब लिखिए, तो 41/15 की एलिमेंट हो गया। एंटर करेगा X1, डिपार्ट करेगा S3, ये की एलिमेंट है। तो R3 न्यू इक्वल टू R3 ओल्ड गुणा 15/14, बिल्कुल उसी तरह से, यानी 14/15 से हमने डिवाइड कर दिया 41/15 से। 15 का डिवाइड करने का मतलब होगा 15/41 हो गया। अब 15/14 से जस्ट ऊपर ये वाला एलिमेंट -4/4, 2/3, तो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये 2/3 से हमने किया, अपडेट किया, और ये 4/15 से अपडेट किया हमने। तो ये माइनस, क्योंकि 2/3 प्लस है तो ये माइनस साइन आ गया, और -4/15 है तो +4/15 हो गया। और हमने इस बिल्कुल जैसे पहले किए थे उस तरह से हमने अपडेट किया। यहाँ पे Z की वैल्यू निकल के आई फिर 765 × 41, वो आई है कि 5 × 50/41 प्लस 4 × 62/41 प्लस 3 × 89/41। वो इन सबको हमने समीशन कर दिया, हमने जोड़ दिया, तो ये दैट कम्स आउट एज Z = 765/41। तो ये हमारे पास Z की वैल्यू आई। अब CJ माइनस ZJ निकाल सकते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पे CJ माइनस ZJ यहाँ पे आया 5 × 0 प्लस 4 × 0 प्लस 3 × 1 -3, यानी कि ये ZJ आ गया 3 और CJ माइनस ZJ आ गया 0। इसी तरह से यहाँ पे 0 आ गया, इसी तरह से यहाँ पे 0 आ गया, और S1 के लिए ये वैल्यू आ गई, S2 के लिए ये वैल्यू आ गई, S3 के लिए वैल्यू आ गई। तो सारे के सारे नेगेटिव वैल्यूज़ हो गई यहाँ पे। तो हमारे पास ये ऑप्टिमलिटी की कंडीशन है, क्योंकि सारे के सारे CJ माइनस ZJ <= 0 है। हैंस ऑप्टिमल सॉल्यूशंस अराइव। तो X1 = 89/41, यानी X1 की वैल्यू तो ये आ गई, X2 की वैल्यू 50/41 आ गई, X3 की वैल्यू 60/41 आ गई, और हमारे पास डायरेक्ट मैक्सिमम Z = 760/41 आ गया। ये मैंने एक एग्जांपल आपको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का बताया। इसी तरह से मैंने एग्जांपल पहले भी मैं बता चुका हूँ इस तरह के प्रॉब्लम्स का। इसी तरह से एक एग्जांपल मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का भी बताऊँगा। उसके बाद और बाकी की जो भी चीज़ें होंगी, जो कंडीशंस आती हैं, इसमें से मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, एग्जांपल है ये मैं आगे बताऊँगा। फिर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स आ जाएँ तो हम किस तरह से करेंगे, यानी कि लेस देन इक्वल टू साइन आ जाए, X2 X1 जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं वो >= 0 होने के बजाय वो अनरिस्ट्रिक्टेड हैं। इसी तरह से डिजेनरेसी आ जाए, मीन्स कई सारे वेक्टर एक साथ घुसने को तैयार है, एंटर करने को तैयार हैं, तो हम क्या करेंगे, वो डिजेनरेसी की 2 तरह के हो सकते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद अनबाउंडेड सॉल्यूशन आपके सिलेबस में ये भी डिस्कस करेंगे हम। अनबाउंडेड इनफिजिबल सॉल्यूशन वो भी डिस्कस करेंगे हम, ये भी मैं बताऊंगा। फिर फाइनली हम डुअलिटी पे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही है।